हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक और अपने प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल मैं आपको 18 प्रश्न कराने वाला हूं और लगभग सभी चैप्टरों से मैंने क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन आप अटेंड करना, जितने भी डाउट आपके बन सकते थे वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और लगभग जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन आपके यूथ पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट से लिए हैं। सभी को पता है यूथ पब्लिकेशन जो प्रैक्टिस सेट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है यूपी टेट के नज़रिए से। लगभग क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलते हैं और उसी टाइप के देखने को मिलते हैं। तो आप लोग अगर नहीं लिए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं सारा यूथ पब्लिकेशन यहीं पर सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है ना। 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी, जिसका कारण है भाई कुछ थोड़ा बहुत है ना, तो कोई नहीं, अब फिर से हम लोग रेगुलर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है ये थोड़ा सा आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन हमसे किसी ने पूछा था कि सर, जब चक्रवृद्धि ब्याज वर्ष और दिनों दोनों में दिया गया हो तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जिस मेथड से मैंने आपको बताया उसी मेथड का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के संग, क्योंकि यूपी टेट की पेपर की डेट बहुत नज़दीक है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना, मैं सारा आपका चैप्टर डिस्कस करा दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा कि 10,800 रुपये का 16 सही 2/3% की दर से 2 वर्ष 73 दिन का CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। 2 वर्ष 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 वर्ष 73 दिन या 2 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष 3 माह या 2 वर्ष 10 माह, ऐसे करके जब भी कभी क्वेश्चन आएगा उसका एक ही तरीका है, वही तरीका आपको लगाना है। कौन सा तरीका, आइए देखते हैं। देखो, हमने बताया था सबसे पहले आप रेट से चलिए। अगर रेट का मामला क्लियर है तो सारा चैप्टर ही आपका बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर रेट कितनी है, रेट 60:2/3%, यही ना रेट है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, वैसे डायरेक्ट वैल्यू तो हम इसकी लिख सकते हैं कि 1/6 होता है, क्योंकि प्रतिशत में मैंने आपको बताया था, कुछ वैल्यू बताई थी जो आपको याद रखना है। लेकिन अगर आप इसको नहीं कर पाते हो तो इसको आप ये भी तो कह सकते हो 16×3=48, ये हो जाएगा 50/3। और प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो बटे क्या हो गया, 100 हो गया। 50 से कम 50 हो गया, 50 दूना 100 हो गया, 3 दूनी 6, 1/6 हो गया। तो देखो 1/6 ही तो होगा। कहने का मतलब 16 सही 2/3% की दर कितना आएगा, 1/6 आएगा, 1/6 आएगा। अब चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करना, चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष 73 दिन, इस बात को ज़रा गौर से समझना। लिखा है 2 वर्ष 73 दिन, यही ना लिखा है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ देख पा रहे होंगे कि 2 वर्ष से ज़्यादा है, 2 वर्ष से ज़्यादा है। जब भी कभी 2 वर्ष से ज़्यादा अगर एक दिन भी है तो आप पूरा 3 वर्ष का निकालोगे। अगर 1 वर्ष से कुछ भी ज़्यादा है तो आप 2 वर्ष से निकालोगे। यानी अगर एक दिन भी ज़्यादा है तो आप पूरे साल का निकालोगे। बस इतनी बात क्लियर है। तो आप देखो 2 वर्ष 73 दिन है, 2 वर्ष 73 दिन, आप 3 साल का निकालो। तो 3 साल का निकालने के लिए आपको पता है आप क्या करते हो। 3 साल का निकालने के लिए आप क्या कहते हो, आप यहाँ पर ट्री मेथड का प्रयोग करोगे। आप यहाँ पर ट्री मेथड का प्रयोग करोगे, यानी कि आप यहाँ पर क्या बनाओगे, वृक्ष बनाओगे। कैसे, देखो ये हमारा हो गया पहला साल, ये हमारा हो गया सेकेंड ईयर, एंड ये हमारा हो गया थर्ड ईयर। ऐसे आपको करना है। ठीक है ना। 1/6 यानी राशि कितनी है, 10,800। अगर मेरे भाई मैं 10,800 का पहले साल मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 1/6 ब्याज मिलेगा ना, 1/6। तो अगर इसका मैं 1/6 निकालता हूँ तो कितना आएगा, 6 से काट दीजिए, 6 1 कम 6, 4 बचा, 6 8 48, और ये 1800 हो गया। यानी पहले साल मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 1800। तो हमने पहले साल लिख दिया 1800। बात को समझना। अब 1800 1800 1800 तीनों साल मिलेंगे, तो हमने यहाँ पर कह दिया यहाँ पर भी 1800 मिलेगा।
है ना। यहाँ पर भी 1800 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बात को जरा समझना, क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना, और चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी अगले साल हमको इस 1800 पर भी ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें इस 1800 पे भी ब्याज मिलेगा। तो अगर आप 1800 का 1/6 निकालोगे, 1800 का अगर 1/6 निकालोगे, 6 त्रिक 18 300, तो यहाँ पर 300 ब्याज मिल जाएगा। और यानी पहले साल आपको यहाँ नहीं, यहाँ पर आपको 300 और रुपये ब्याज मिल जाएगा, यानी पहले साल 1800 मिलेगा, दूसरे साल 1800 भी मिलेगा, और 1800 का 1/6 भी मिलेगा, ठीक है ना। और ये 300 इसमें भी मिल जाएगा, तो 300 इसमें भी मिल जाएगा, मिल गया ना। अब देखो बात को समझना, ये पहले साल और दूसरे साल का काम खत्म। अब तीसरे साल इस 300 का भी तो ब्याज मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले तो ये 300 मिल जाएगा, ये 300 मिल गया। अब इस 300 का भी 1/6 निकालोगे, तो अगर आप इस 300 का 1/6 निकालोगे तो आपको पता 6 5 30 50 यहाँ से ब्याज मिल जाएगा। तो कहने का मतलब पहले साल का ब्याज ये हो गया, दूसरे साल का ब्याज ये हो गया, और तीसरे साल का ब्याज ये हो गया। अब जरा आप बताओ तीसरे साल का टोटल ब्याज कितना है। कहोगे 18 6 24 2450, यानी तीसरे साल का टोटल ब्याज कितना है 2450 रुपये। और दूसरे साल का ब्याज कितना है 18 तो 20 1 2100 रुपये, दूसरे साल का 2100, और पहले साल का कितना है 1800 रुपये, है ना। तो ये 2 सालों का तो हमें पूरा का पूरा ब्याज लेना है, 2 सालों का तो पूरा का पूरा ब्याज लेना। तो 21 10 31 8 39 हो गया ना, यानी पूरा ब्याज कितना मिलेगा 2 साल का 3900 रुपये ब्याज मिलेगा। ये 2 साल का ब्याज मिल गया 3900 रुपये। अब तीसरे साल की बात को जरा समझना, तीसरे साल का ब्याज है 2450, 2450 पूरा 365 दिन का ब्याज है। बात को मेरे भाई समझना, 1 साल का हमारा ये ब्याज है कि नहीं है, 3 साल 3rd ईयर का ब्याज है। तो यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि 365 दिन का ब्याज कितना है 2450 रुपये है। मैंने दिन क्यों लिखा 1 साल को, क्योंकि अब हमें 73 दिन का ब्याज निकालना है। तो 73 दिन का ब्याज क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो सर 2450 डिवाइडेड बाई 365 इंटू का क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। इससे चला जाएगा 5 बार में, 5 से इसको काट दोगे तो 5 चौके 20 5 9 45 490, यानी 73 दिन का ब्याज कितना होगा 490 होगा। तो 3900 रुपये तो यहाँ हो गया 2 साल का ब्याज, और 73 दिन का ब्याज कितना है 490। तो 490 आप इसमें और ऐड कर दोगे तो कितना आंसर आएगा 0 9 9 4 13 3 1 4 4390 रुपये आंसर आएगा। 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 4390 रुपये आएगा, 4390 रुपये आएगा। इस चीज़ को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है जाहिर सी बात वो मेहनत करता है, ठीक है ना। आप भी मुझसे क्वेश्चन पूछो, जितना हो सके जितना बन सके आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कराऊंगा, निश्चित रहिए आप इस बात से, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा 4390। तो ये जिनका क्वेश्चन था आई होप उनका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पहुंचते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पे, और क्वेश्चन नंबर 1 आज हुआ है स्क्रीन पर, इसको लगाओ। प्रश्न संख्या 1 आ चुका है, इसका उत्तर बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। समझ गए हो ना, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का प्रश्न संख्या नंबर 1। और अब जो क्वेश्चन है ये सारे आपके मैं यूथ पब्लिकेशन बुक के करा रहा हूँ, वो एक ही प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, एक ही प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है। अगर जिनके पास बुक होगी तो उनको पता होगा, ये सारे क्वेश्चन उनको किताब में मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 घंटे 20 मिनट 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा 2 घंटे हैं, 2 घंटे हैं और 20 मिनट हैं, 20 मिनट हैं और 53 सेकंड हैं, 53 सेकंड हैं, 53 सेकंड है। इसमें आपसे पूछे क्या है टोटल कितने सेकंड होंगे, कुल सेकंड पूछिए। ये सेकंड है ना, ये 53 सेकंड है भैया, 535 ना समझ लेना। तो आपको पता है इन सबको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं 2 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो घंटे को सबसे पहले मिनट में बदलेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये आपका मिनट में हो गया, है ना। उसके बाद इसको सेकंड बदलेंगे तो 60, ये 2 घंटा है तो इतना सेकंड हो गया। अब कुल बताना मतलब जोड़ना है तो इसको हम प्लस लगाएंगे। ये 20 मिनट है तो 20 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा,
प्लस के आपका ये 53 सेकंड है तो 53 सेकंड हो गया। अब आप इसको सॉल्व करिए, आंसर क्या आएगा, 6 चार के 36 दूना 72, ये हो गया 72, डबल जीरो 7200 हो गया, प्लस 6 दूनी 12, ये 1200 हो गया, और प्लस कितना हो गया 53 हो गया। अब इसको आप ऐड करोगे 70 10 80 4 84 53 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 एक 8 हो गया, 8453, 8453 आपका राइट आंसर। इतने सेकंड होंगे, 2 घंटे 20 मिनट 53 सेकंड में टोटल 8453 सेकंड हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, तो आपने इसका आंसर क्या बताया, 8453 बता दिया, ठीक है ना। चले ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्रश्न संख्या नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रही है, जरा इसको समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक रकम है सरल ब्याज की दर पर 20 साल में दोगुनी। सरल ब्याज का मतलब समझते हो क्या होता है, सरल ब्याज का मतलब साधारण ब्याज होता है। तो आपको मैंने कंसेप्ट बताया था इस क्वेश्चन का कि कोई धन है, धन, अगर मैं पूरा बेसिक से बताऊं तो समझो, ठीक है ना। मैंने माना हमारा धन क्या है, 100 रुपये है। मैंने माना हमारा धन क्या है, 100 रुपये है। तो 100 रुपये कितने गुना हो रहा है, 100 रुपये कितने गुना हो रहा है, जरा बताओ। 100 रुपये 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना का मतलब 200 हो जा रहा है, और कितने वर्षों में हो जा रहा है, तो 20 वर्षों में। यानी ये 20 साल में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो 20 साल में हमने 2 गुना कर दिया। अब यहाँ से आप क्या निकालो, रेट निकालो। रेट कैसे निकालोगे, ये आपका मिश्र धन है, ये आपका क्या है, मूलधन है। तो मैं आपसे पूछूं कि साधारण ब्याज कितना मिला। साधारण ब्याज आप कहोगे सर मिश्र धन है ना, मिश्र धन माइनस के मूलधन। तो मिश्र धन आप कहोगे 200 माइनस के 100, यानी कि आपका ब्याज मिल गया 100 रुपये। ब्याज कितना मिल गया, 100 रुपये मिल गया। अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो मेरे भाई, आप यहाँ से रेट निकाल सकते हो। मूलधन बराबर, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है, 20 वर्ष, और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। होगा 20 से 20 क्या होगा, 100 से 100 खत्म, 20 से काट देंगे, 20 5 100, आर बराबर 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 5% आ गई है। अब देखो यही क्वेश्चन कह रहा है कि यही धनराशि, यही 100 रुपये कितने गुने होने चाहिए, यही 100 रुपये 4 गुने होने चाहिए, यानी 400 रुपये होना चाहिए। तो अब ब्याज कितना मिलेगा, जब 2 गुना हो रहा था तो 100 रुपये ब्याज मिल रहा था, जब 4 गुना हो रहा तो 300 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो आप यहाँ से समय निकालो, ब्याज गुणे मूलधन गुणे रेट। अब रेट आपने निकाला ना, कितने परसेंट है, 5% है। समय आपको बताना है, इनटू का टाइम, और बटे का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 100 से 100 क्या हो जाएगा, खत्म, 5 से काटेंगे, 5 6 के 30 60, तो आंसर कितना आएगा, 60 वर्ष आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 60 वर्ष आ जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, आंसर कितना आ जाएगा, 60 वर्ष आ जाएगा। ये तो हो गया पूरा तरीका कि आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हो, लेकिन आप लॉजिक समझिए इस क्वेश्चन का। अगर माना कोई धनराशि 1 है, वह 2 गुना हो गई, कितने वर्षों में हो गई, 20 सालों में। अब इसी राशि को कितने गुना होना है, 4 गुना होना, तो ब्याज कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ब्याज 3 मिलेगा ना, और 20 तियाँ कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। लो आंसर आ गया 60%, 60%, और चूंकि परसेंट में होता तो रेट हो जाता, लेकिन परसेंट नहीं, यहाँ समय है तो समय हो गया। 60 समय का मतलब 60 साल, वही देखो वहाँ पर भी आया 60 ईयर्स, और 60 साल वहाँ पर भी आया है। तो चाहे तो ये तरीका आजमा लो, चाहे वो तरीका, दोनों काम एक ही है, काम एक ही। यहाँ हमने डायरेक्ट किया है, यहाँ पर आपको पूरा बेसिक से बता दिया, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा, 60 वर्ष। क्लियर बात हो गई। चलिए नेक्स्ट पहुँचते, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जरा उत्तर बताओ। प्रश्न संख्या 3 का आंसर बताओ क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका उत्तर बताने की कोशिश करो भाई, ठीक है ना। कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर चलना है बस मेरे भाई, सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 9 कुर्सी और 3 मेजों की कीमत 306 रुपये है। अब देखो यहाँ पर कुर्सी और मेज की हमें एक्चुअल मूल्य नहीं पता है, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं। अब आप देखो, कुर्सी का मूल्य मानोगे 100 रुपये मान लिया मैंने, और अगर मैं मेज का मूल्य y रुपये मान लेता हूँ। बात को समझना, मैं पहले इसको ऐसे ही बताऊँगा ताकि आप सोच सको, जब मैं चौथे सेमेस्टर में था तो कैसे लगाता था, उसी तरह लगाओ आप।
एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये, एक मेज का मूल्य y रुपये, तो कितनी है 9 कुर्सी, तो 9x हो जाएगा, प्लस कितनी मेज है 3y, तो 3y मेज, और इनका मूल्य कितना 9 कुर्सी 3 मेज का मूल्य 306 रुपये है, 306 रुपये, समीकरण नंबर 1 बन गया, है ना। फिर आपका है कितनी 8 कुर्सी और 2 मेज, अब है आपके 8 कुर्सी और कितना है 2 मेज है, इनका मूल्य कितना है, तो इनका मूल्य आपका हो गया सर कि 246 रुपये है, 246 रुपये, इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर किसी एक चर को बराबर कर लो, किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लो, चाहे y के गुणांक बराबर कर लो, चाहे x के गुणांक बराबर कर लो, तो हमको लग रहा है यहाँ पर y के गुणांक बराबर कर लें, तो 3 और 2 का लासा 6 होता है, यानी समीकरण 1 में हमें किससे गुणा कराना पड़ेगा 2 से, और समीकरण 2 में हमें किससे गुणा कराना 3 से, तो बस हो गया। अब देखो 2 से गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा 9 दूनी 18x आ जाएगा, प्लस के 2 तिया 6y बराबर 2 से कराओगे तो 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 1 2 तिया 6, 612 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 से कराओगे तो 8 तिरिक 24x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर के यहाँ 3 छंग 18 के 8 1 आ गया, 3 चौके 12 1 13 1 आ गया, 3 दूनी 6 1 738 आ गया, घटा लीजिए, माइनस यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, क्लियर बात हो गई ना। अब ये प्लस माइनस तो कट जाएगा, 18x से माइनस के 24 घटाओ, 18 से 24 माइनस के 6x बराबर के, यहाँ घटाओगे 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 जाएगा 2, 7 में से 6 जाएगा तो 1 माइनस का 126, माइनस से माइनस खत्म हो गया, x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 6 एक कम 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 21, यानी x की वैल्यू 21, और x आपका है क्या बोलो जरा, x आप क्या बोलने माने थे कुर्सी का मूल्य, x आपने कुर्सी का मूल्य माना था। अब आपको मेज का भी मूल्य बताना है, मेज का भी मूल्य तो बताना, तो आप इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे तो 1 में चाहे तो 2 में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरे भाई देखो समीकरण 1 क्या था 9x प्लस 3y, हमने कह दिया 9x प्लस 3y बराबर के कितना है 306 है, x की वैल्यू रखोगे 21, तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू के 21 प्लस में 3y बराबर में 306, 21 नवैया कितना होता है, यहाँ पर आप 3y इधर रोकोगे, इधर 306 और ये प्लस में इधर माइनस में, 9 एक कम 9, हासिल कितना आ गया, कुछ नहीं आया, 9 दूनी 18 189, तो आप घटाओगे 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बच जाएगा, यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, यहाँ हो गया आपका 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 117 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ y ये 3 बटे गुणे में इधर आएगा बटे में, तो यहाँ देखो 3 तिरिक्का कितना हो जाएगा 9, 2 बचा 3 9 27, यानी y की कीमत कितनी आ गई 39। अब आप एक बात को जरा गौर से समझो मेरे भाई, अगर एक x का मूल्य आप क्या माने हो, x को क्या माने हो मेज, अगर एक मेज का मूल्य 21 रुपये है तो आपसे कितने मेज का मूल्य पूछे है जरा बताओ, जरा आपसे 6 कुर्सी का मूल्य पूछे है, अगर एक कुर्सी का मूल्य 21 रुपये है तो 6 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 6 इंटू 21, यानी 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12, 126 रुपये, ये 6 कुर्सियों का मूल्य आ गया। और कितनी मेजों का मूल्य पूछे, एक मेज का मूल्य, तो एक मेज का मूल्य 39 रुपये आ गया, यानी 126 और 39 ये आपका राइट आंसर है, 126 और 39 आपका सही जवाब है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आया। अब आपको 4th सेमेस्टर की मैथ की क्लास याद आ रही होगी कि ये इक्वेशन वाले सवाल मैंने कितना कराया, 1st सेमेस्टर कराया, 2nd 3rd 4th सारे सेमेस्टर कराया मैंने, और वही काम यहाँ पर भी हुआ, दोनों वेरिएबल की मैंने वैल्यू निकाल ली, जितने का पूछा था गुणा करा के आंसर बता दिया, ओके ना। चलिए फिर नेक्स्ट पे पहुँचे, बोलो अगले क्लास पे, अगले क्वेश्चन पे पहुँचे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताओ, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताओ क्या होगा। अगला कंसेक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्याओं का सम दिया है आपसे, और आपसे पूछा है कि बीच वाली संख्या का वर्ग कितना होगा, बीच वाली संख्या का वर्ग पूछे, है ना। तो देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो यह क्वेश्चन कह रहा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग
15 है। अब क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक जोड़कर मिलती हैं, बोलो जरा, है ना। तो अगर मैं कह दूं पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी एक जोड़कर मिलेगी यानी x प्लस में 1 मिलेगी, और इसके बाद तीसरी क्या मिलेगी, x प्लस में 2 मिलेगी। ये तीनों क्रमागत संख्या, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये क्या हो गई, तीसरी क्रमागत संख्या हो गई। तीनों का योग दिया, तो योग मतलब इनको जोड़ दो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में, 15 दी गई है। इनको जोड़ो, 2 1 3, 3 उधर जाएगा माइनस में, इधर हो गया 3x बराबर के 15 माइनस के 3, यानी x बराबर के 15 में से 3 जाएगा 12, ये 3 आ गया गुणे से बट्टे में, 3 चौके 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब मेरे भाई देखो, अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, बीच वाली संख्या के वर्ग का होगा, बीच वाली संख्या का वर्ग। बीच वाली संख्या क्या है, x प्लस में 1, तो यहाँ पर x प्लस 1 के वर्ग पूछे, संख्या पता करो, x की वैल्यू रखोगे 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, इसका वर्ग पूछे, वर्ग कर दो, 5 पंजे 25 आपका राइट आंसर। जिनका भी 25 आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मैं बता दूं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूथ प्रकाशन बुक के हैं, जो आपका यूथ प्रकाशन आता है यूपी टेट का, उसी बुक के है, जो बहुत ही बेस्ट बुक होती है यूपी टेट के नज़रिए से देखा जाए तो। क्लियर हो गया ना, कितना आ गया, 25 आ गया। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या नंबर 5 का उत्तर बताओ। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताओ क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 यह क्वेश्चन कह रहा है, ये क्या कह रहा है जरा देखो। ये कह रहा है एक आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 50 मीटर तथा 150 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ। अब देखो मेरे भाई बात को समझो, अगर मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ तो मैं मान लूँ आयत की लंबाई x है और मैंने आयत की चौड़ाई क्या मान ली, y मान लिया। आयत की लंबाई x माना, चौड़ाई y माना। अगर लंबाई x माना, चौड़ाई y माना, तो परिमाप क्या होगा जरा बताओ, परिमाप क्या होगा। आपको पता है परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 और x और y, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस में y, x प्लस में y, यही ना होगा ना, ये हो गया आपका परिमाप। अब आपको क्षेत्रफल भी दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो बात को समझो जरा। क्षेत्रफल आपको दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा x और y। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जरा बात को बताओ जरा, होगा ना। अब देखो बात को समझो जरा, ये एक्स वाई आपका क्षेत्रफल हो गया, ये 2x प्लस के y क्या हो गया आपका, ये परिमाप हो गया। अब एक बात बताओ, ये परिमाप किसके बराबर है, क्वेश्चन में कितना दिया गया परिमाप, क्वेश्चन में परिमाप दिया गया 50, क्वेश्चन में परिमाप 50 दिया गया ना, और क्षेत्रफल कितना दिया गया क्वेश्चन में 150, तो 150 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 आपका गुणे में है, अगर मैं इसको बताऊं थोड़ा सा और, तो मैं कह सकता हूँ 2x प्लस में y, ये बराबर कितना दिया गया 50, तो x प्लस y की वैल्यू निकालोगे, डिवाइड करोगे 25 टाइम्स चला जाएगा, यानी x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, आएगी ना। और एक्स वाई की वैल्यू 150 है, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 150 है। अब आप देखो यहाँ पर कोई 2 ऐसी संख्या लो, कोई 2 ऐसी संख्या लो जिनको जोड़ने पर 25 आए और जिनका गुणा करने पर 150 आए, यही ना क्वेश्चन में दिया गया है। देखो जरा भाई, परिमाप है 50 और 150 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगा। अब इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर x प्लस वाई 25 है तो एक्स वाई 150 है, एक्स वाई के ऐसे 2 गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 25 आए, तो आपको पता है क्या होता, 15 धामा 150, 15 धामा 150 होता, यानी इनको जब ऐड करोगे तो 25 आ जाएगा, आएगा ना। तो ये 15 क्या हो गई आपकी लंबाई मान लो, इसको आप चौड़ाई मान लो, लंबाई चौड़ाई आ गई 15 और 10, चूँकि मीटर में था तो मीटर में, 15 मीटर 10 मीटर आपका राइट आंसर। 15 मीटर और 10 मीटर क्या आ जाएगा आपका सही जवाब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा, 15 मीटर और 10 मीटर। अगर 15-10 का गुणा कराओगे तो आपका 150 आएगा, 15-10 दूना 25, 25 का 2 गुना 50 आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ओके ना, क्लियर बात हो गई। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या नंबर 6 का बताओ क्या उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताओ क्या आएगा। प्रश्न संख्या नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताओ क्या आएगा। ठीक है ना मेरे भाई, चलो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रश्न कह रहा है, ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न है कि दो संख्याओं का जोड़ 100 तथा उनका अंतर 50 है, संख्याओं का अनुपात। देखो इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता। कोई दो संख्याएं एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए हमने माना कि एक संख्या x है, एक संख्या y है, हमने दो संख्याएं मान लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका योग, योग मतलब प्लस, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया, दो संख्याओं का योग 100, तो इनका हमने कह दिया 100 है, और इनका अंतर दिया गया है x माइनस वाई, इनका अंतर कितना दिया गया, तो इनका अंतर दिया गया 50, तो ये 50 हो गया। अब आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, है ना। इसको आप जोड़ोगे, जोड़ोगे क्यों, घटाओगे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ तो कट ही रहा, पहले से हमने जोड़ लिया, तो ये हो गया 2x बराबर के 100 कितना हो गया 50 हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 75 आ गया। अगर x की वैल्यू 75 है तो आप y की वैल्यू बताओ क्या होगा। आप इसमें x का मान या इसमें x का मान रखो, इसमें x का मान रखोगे तो 75 और प्लस में y बराबर में 100, तो x y बराबर क्या आएगा, y बराबर 25 आ जाएगा ना, तो y बराबर 25। अब दोनों संख्याओं का अनुपात पूछे हैं, तो अनुपात क्या हो जाएगा, आप यहाँ से पूछे आपसे x अनुपात y, तो x अनुपात y पूछे, यानी 75 अनुपात 25 पूछे, 25 एकम 25, 3 75, 3 अनुपात 1 आपका राइट आंसर। 3 अनुपात 1 क्या आ जाएगा, आपका सही जवाब आ जाएगा, 3:1 आपका राइट आंसर। बोलो कितना आएगा, 3 अनुपात 1 आपका सही जवाब आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। प्रश्न संख्या 6 का 3 अनुपात 1 सही जवाब। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, बोलो आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी भी साथी को तो नहीं है, जरा एक बार बताओ, किसी भी साथी को कोई दिक्कत है तो हमसे बता सकता है, ठीक है ना। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताओ क्या आएगा। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 जरा क्या कह रहा है इसको समझो। यह प्रश्न कह रहा है किसी संख्या में उसका 4/5 घटाया था। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका 4/5 क्या किया जाता है, घटाया जाता है। आप x y z मानकर कुछ मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ, आप सीधे ये जाओ, किसी संख्या का 4/5 घटाया जाता है, तो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला हमेशा ये 100% होता है नीचे वाला। अगर नीचे वाले को आप संख्या मानोगे तो ऊपर वाले घटाया जाएगा। भाई अगर संख्या 5 है, अगर संख्या 5 है, इसमें से हम उसका 4 घटा रहे हैं, तो कितना हमें प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है 20। कितने की कमी आ रही, 20 की, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो आपसे संख्या पूछे, अगर 1 बराबर 20 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी 100 क्या आएगी, आपकी संख्या आ गई। आपकी संख्या कितनी थी, 100 थी, 100 संख्या हो गई। आपसे संख्या नहीं पूछे, आपसे संख्या का 50% पूछे, तो 100 का 50% 50 हो जाएगा, 100 का 50%, 100 से 100 खत्म, 50 आपका राइट आंसर। देखो ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप x मानकर लगा लो। देखो x मानकर आप कैसे लगाओगे, कैसे लगा सकते हो, x मानकर किसी संख्या का 4/5 अगर घटाया जाता है, किसी संख्या का 4/5, देखो 4/5 का मतलब समझ रहे हो, यहाँ 5x यहाँ 4x, अगर मैं संख्या 5x मान रहा हूँ उसमें से 4x घटा दे रहा हूँ तो 20 की कमी आ रही है, यानी x की वैल्यू अगर 20 है तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, क्योंकि 5x हमारी संख्या है। संख्या का 50% पूछे हैं तो 100 का 50% निकालोगे, तो 100 का 50% 50। और मैंने आपसे बताया आप चर के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि चर बहुत खतरनाक चीज़ है, आप सीधे गणित की संख्याओं में सॉल्व कर सकते हो। दोनों एक ही तरीके हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने यहाँ पर x नहीं माना है, मैंने यहाँ पर x मान लिया है, तो अंतर आपके सामने है, आप कैसे लगा सकते हो, ठीक है ना। तो कितना आंसर आएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर ना, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न बढ़िया है,
प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और जिस प्रकार के मैंने क्वेश्चन कराए हैं उस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं और पिछले साल पूछे भी गए हैं उस तरीके के क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है एक वस्तु का सीपी उसके अंकित मूल्य का 80% है। देखो इस चीज़ को जरा समझने की कोशिश करना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ये होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, सीपी बोलते हैं। और एक है आपका अंकित मूल्य, एक क्या है आपका अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस बोलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य का 80% है। अगर मैं अंकित मूल्य को मान लेता हूँ, माना अंकित मूल्य क्या है 100 है, तो अंकित मूल्य का 80% क्या है, क्रय मूल्य है। बोलो भाई बोलो, 100 का 80% कितना होगा, 80 होगा। तो अगर मैं 100 का 80% निकालूंगा तो 80 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य का 80% सीपी है, तो अंकित मूल्य का 80% सीपी कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सीपी का कितने परसेंट है, अंकित मूल्य सीपी का, अब का मतलब रेस्पेक्ट, कितने की रेस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट कितने की होती, किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता, 80 का। क्वेश्चन कहा गया अंकित मूल्य, यही तो कहा गया ना, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितने परसेंट है, अंकित मूल्य कितना है 100, क्रय मूल्य का कितने परसेंट है। बस काटो फटाक से, 0 से 0 खत्म। यहाँ पर 4 से काटेंगे ना यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 आ गया, 2 पंजे 10 आ गया। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125%। कितना आंसर आएगा, 125% आपका सही जवाब है। 125% आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का नोट कर सकते हो, 1 to 5% विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कितना आएगा, 125% आपका सही जवाब होगा। बोलो बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। आगे पहुँचे भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, उसको लगाओ जल्दी से। आ चुका है क्वेश्चन, पढ़ो और लगाओ उसको, ठीक है ना। देखो आपको मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना है पढ़ाई का, ठीक है ना। ईमानदारी से पढ़िए, जितना पढ़िए अच्छा पढ़िए, चाहे जहाँ पढ़िए बस अच्छा पढ़िए, क्योंकि आपकी पढ़ाई ही आपका सब कुछ है। पढ़ाई के सिवा दुनिया में कोई आपका कुछ भी नहीं, ना तो आपके घर वाले काम आएंगे, ना तो आपके बाहर वाले काम आएंगे, ना तो आपके रिश्तेदार काम आएंगे, ना तो आपके सगे संबंधी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी काम नहीं आएगा। जब तक आपके पास सक्सेस नहीं होगी, जब तक आप क्या करोगे, एक जॉब नहीं ले लोगे, तब तक भाई आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ये रियलिटी है इस दुनिया की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 9। ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये। देखो इसे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो एक संतरे का मूल्य कितना है, एक संतरे का मूल्य मैं पूछूं 2.5 रुपये है, और 2.5 रुपये का मतलब क्या होता है, बोलो जरा। 2.5 रुपये का मतलब 2.5 होता है, 2.5 होता है। और इसी 2.5 को मैं यह भी तो कह सकता हूँ कि 5/2, 5/2 को हम 2.5 तो कह सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कितना पूछा है, आपसे पूछा 3.5 दर्जन। अब देखो 3.5 दर्जन का मतलब क्या होता है भाई, 3.5 दर्जन का मतलब 3 और आधा दर्जन, यानी 1 दर्जन में 12, फिर 1 दर्जन में 12, फिर 1 दर्जन में 12, ये 3 दर्जन हो गए, फिर आधा दर्जन, तो आधा दर्जन 12 3 36, 36 6 कितना हो गया, 42 हो गया। 12 दूना 24, 12 3 36, 36 6 42। कहने का मतलब 42 किलो का मूल्य आपको बताना है, 42 संतरों का मूल्य, सॉरी 42 संतरों का मूल्य क्या हो जाएगा। अगर एक संतरे का मूल्य 5/2 है तो 42 संतरों का मूल्य 42 × 5/2। 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 21 5 105 राइट आंसर। 105 रुपये क्या आ जाएगा, आपका सही जवाब आ जाएगा। 105 रुपये आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। या आप सीधे यह भी कर सकते थे, अगर एक संतरे का मूल्य 25 रुपये है तो 1 दर्जन संतरे का मूल्य कितना होगा, 25 2.5 धामा 25, यानी 10 संतरों का 25 हो गया, 10 संतरों का 25 हो गया, तो 40 संतरों का कितना हो गया, 100 हो गया।
10 संतरों का 25 है तो 40 संतरों का 100 हो गया। 2 संतरों का 5 है, बोलो भाई 2 संतरों का 5 ही तो होगा, तो 2 संतरों का 5 हो गया, बात खत्म, 105 आंसर आ गया। नोट करो, आगे पहुँचते हैं, नोट करो, आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर और बढ़िया क्वेश्चन आ गया, औसत का आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसका उत्तर बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताओ। देखिए एक फार्मूला आप याद रखना हमेशा, मैं बताता हूँ इस चीज़ को याद रखना कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे क्या होता है पदों की संख्या। इसको मेरे भाई जरूर दिमाग में याद रखना, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। एवरेज में पदों की संख्या केवल सिंगल इसी फार्मूले पर एवरेज हम पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 27 वर्ष है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 27 वर्ष है, उनकी आयु 1:3:5 के अनुपात में है। देखो आयु उनकी 1:3:5 के अनुपात में है। आयु का अनुपात कितना दिया गया क्वेश्चन, आयु का रेशियो 1:3:5 और ये अनुपात कभी एक्चुअल संख्या नहीं होती है, अनुपात कभी एक्चुअल संख्या नहीं होती है, होती ना तो अब आप देखो हम इसमें x लगा लेंगे, हम इसको एक संख्या मान लेंगे। हमने माना 3 पहले व्यक्ति की आयु 1x, दूसरे व्यक्ति की आयु 3x, तीसरे व्यक्ति की आयु 5x है और उनका औसत दिया गया। उनका क्या दिया, औसत। 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दी गई है, औसत के स्थान पर औसत रखो, बात को समझना। तीनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दी गई, 27, तो हम यहाँ पर रख रहे हैं 27, ये दिया गया ना। कुल पदों का योग, पद मतलब कितने पद दिए गए हैं, तो आप देखो यहाँ पर 1x 3x 5x, आप रखोगे 1x प्लस में 3x प्लस में 5x डिवाइडेड बाई पदों की संख्या मतलब कितने व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति हो गया ना। अब कुछ नहीं करना सर, बिल्कुल कुछ करने में नहीं आपको। यहाँ देखो 5 3 कितना हो गया 8 कितना हो गया 9x हो गया ना, यानी ये हो गया 27 बराबर के ऊपर हो गया 9x बटे में कितना हो गया 3, बात खत्म होगी ना। 9 तिरिक 27, 3 तिरिक का 9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। क्वेश्चन में आपसे पूछे क्या गया था, जरा बात को समझना। पूछा गया था सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, सबसे छोटा इसमें क्या है 1x है, तो सबसे छोटे की आयु क्या हो जाएगी, सबसे छोटे की आयु 9 वर्ष होगी, सबसे छोटे की 1x है, 1 का मतलब 1 इंटू एक्स की वैल्यू 9 बराबर 9 वर्ष, आपका सही जवाब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 वर्ष क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, 9 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बात होगी, कितना आंसर आएगा 9 वर्ष। अगर इनकी पूछता तो 27 वर्ष, अगर इनकी पूछता 9 × 5 = 45 वर्ष, सबसे बड़े की तो 45 वर्ष, सबसे छोटे की 9 वर्ष और जो मिडिल में है बीच में है उसको 27 वर्ष, ओके ना। सिंगल फार्मूला, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अभी एक और क्वेश्चन है लास्ट में, औसत से ही एक नहीं हो सकता 2 क्वेश्चन हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 18 वर्षों में 25 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आपको समझना, कैसे करोगे आपको समझना है। कोई धन है, मैंने माना 1 रुपये हमारा धन है, वो कितने गुना हो जा रहा है, तो वो 25 गुना हुआ जा रहा है, कितने वर्षों में 18 वर्षों में। क्वेश्चन तो यही तो कह रहा ना कि कोई धन 18 वर्षों में 25 गुना हो जा रहा, लेकिन यह चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा वही धन 125 गुना कितने वर्ष में होगा, कितने वर्ष में होगा। तो देखो अब यहाँ पर आप देखोगे, हमने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज में कि इसके बेस में आपको ये तोड़ना है, और जब भी कभी दोनों के बेस बराबर ना कर पाओ, यानी इसको आप इस बेस के रूप में ना तोड़ पाओ, तो आपको करना क्या है, आप 25 को क्या कह सकते हो, 5 का स्क्वायर कह सकते हो। आपको कैसे, बिल्कुल कह सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर और 125 को मैं 5 का क्यूब कह सकता हूँ ना। कहोगे हाँ, अब आपकी पावर बराबर हो गई है। अब पावर बराबर
इस पावर से आपको पहले वाले के पावर से पहले वाले के ओवर से डिवाइड कर देने। 2 से डिवाइड करोगे 9, यहाँ 9 बार चला गया। अब इस 9 का गुणा इस 3 में कर देना है, यहाँ जितनी पावर आएगी उसका उससे गुणा कर देना है। तो 9 × 3 बराबर कितना आ जाएगा? 27 वर्ष आपका सही जवाब आ जाएगा। 27 वर्ष आपका सही जवाब आ जाएगा। कितने वर्ष आ जाएगा? 27 वर्ष आपका सही जवाब आ जाएगा। ये कब करना है? जब यहाँ जो नंबर दिया रहेगा उसको आप इसके बेस में नहीं तोड़ सकते हो, तो आपको दोनों के बेस बराबर करने पड़ेंगे। हमेशा क्वेश्चन या तो बेस बराबर ही देगा या तो इन दोनों के बेस बराबर करना पड़ेगा। 2 ही केस बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के इस टाइप के क्वेश्चनों में, और 2 ही केस मैंने करा दिए हैं। कितने आंसर आएगा? 27 ईयर्स आ जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर ना? नोट करो, आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। बात क्लियर ना? चलिए ओके। मेरे क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 12 हो जाएगा। ठीक है ना? ये कौन सा क्वेश्चन होगा भाई? तो 12 नंबर। इसका जवाब बताओ। इसको आपको सरल करना है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कितनी बार बताया? 2 सही 1/3 का अनुपात किससे है? 3 सही 1/4 से है। अनुपात इसका किससे है? 1 सही 1/6 से है। इसको आपको अनुपात के रूप में कन्वर्ट करना है। कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, इसको आप सरल भिन्न में कन्वर्ट करो। 2 3 6 1 7/3, 7/3 अनुपात 4 3 12, 1 12 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 3 12, 12 1 13/4, तो हमने कह दिया 13/4 अनुपात 6 1 कम 6 1 7/6 हो गया, 7/6 हो गया। अब आप कहोगे सर इसको हम अनुपात में कैसे बदल सकते हैं? तो जो आपको नीचे दिख रहा है ना 3 4 6, आपको हमेशा हरों का क्या लेना? एलसीएम। अगर आपसे पूछूं मैं 3 4 6 का एलसीएम क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तय आप कहोगे सर 12 होगा कि नहीं होगा? 3 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा है, तो आप इन तीनों में मल्टीप्लाई करा दो। 12 से यहाँ कराओगे, 12 से यहाँ कराओगे, 12 से यहाँ कराओगे, तो 3 चौके 12, 7 चौके कितना हो गया? 28 हो गया। 4 तिया 12, 13 तिया कितना हो गया? 39 हो गया। 6 दूनी 12, 7 दूनी कितना हो गया? 14 आपका राइट आंसर। अब ये तो कट नहीं रहा है ना, अब ये थोड़ी नहीं कट रहा है। अब ये किसी एक नंबर से कट रहा होगा तो ठीक है, लेकिन नहीं कट रहा भाई। 28 39, 28 और 14 तो एक दूसरे से कट रहे हैं, लेकिन 39 नहीं कट रहा। 39 केवल 3 से कटेगा, 13 से कटेगा। बोलो बात क्लियर? तो आंसर आएगा 28:39:14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 आप समझ चुके होंगे। कितना आंसर आएगा? 28:39:14। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं 13 नंबर। ये भी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर आप बताओ कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? वो हो जाएगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताओ फटाफट क्या आएगा, जल्दी से बताओ। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5a + 3b। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको लगा सकते हो। 5a + 3b अनुपात 4a + 7b, 4a अनुपात 7b, और ये बराबर है किसके बराबर? 3:4 के, 3:4 के बराबर है, 3:4 के। तो आपसे पूछे हैं, क्या पूछे आपसे मेरे भाई? a अनुपात b कितना होगा? a अनुपात b कितना होगा, ये आपसे पूछे। देखो हमने आपको जब अनुपात समानुपात पढ़ाया था तो हमने कहा था कि आप अनुपात को बटे भी कह सकते हो, अनुपात को बटे भी कह सकते हो ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5a + 3b अनुपात को हमने बटे कह दिया, 4a + 7b बराबर का मतलब बराबर, उसको भी बटे लिख लेते हैं, 3:4। बोलो बस बात खत्म, क्रॉस गुणा करा लीजिए। 4 पंचे 20a हो गया, प्लस में 4 तिया 12b बराबर में 4 तिया 12a प्लस में 7 त्रिक 21b हो गया। इसको एक लो, 12a इधर आएगा माइनस में 20a माइनस के 12a बराबर, उधर बच गया 21b, और ये 12 भी उधर जाएगा, माइनस के 12 भी हो जाएगा। तो इधर आपका बच गया 8a बच गया, 8a बराबर के 21 में से 12 जाएगा तो 9 2 11 होता है ना, 9b हो जाएगा,
9 2 11, 9b। अब आपसे a अनुपात b पूछा है, तो a अनुपात b कितना है, a के सामने वैल्यू 9 तो 9, b के सामने 8 तो 8, 9 अनुपात 8 आपका राइट आंसर। 9:8 क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। 9 अनुपात 8 क्या आएगा, आपका बिल्कुल राइट उत्तर आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 9 अनुपात 8 आपका सही जवाब आ जाएगा। बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, क्लियर। 9:8 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा बात को समझिए। कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, समझ गए हो ना। चलिए, ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन आपके बुक के ही हैं, कहीं अलग के क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 तथा 8 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा। देखो तीसरा, देखो हमने आपको बताया था कि अगर आपको मध्यानुपात पूछेगा, मध्यानुपात पूछेगा तो क्या करोगे, आपसे तृतीयानुपाती पूछेगा तब क्या करोगे। हमने दोनों चीज़ आपको बताई थी। जब मध्यानुपाती पूछेगा तो a इंटू बी करोगे, जब तृतीयानुपाती पूछता है तो b² a करते हो। बस हमेशा 2 ही टर्म दी रही होंगी, मध्यानुपात और तृतीयानुपात में हमेशा 2 ही टर्म दी रही होती है। जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 2 टर्म दी रखी है, 12 और 18। देखो 12 है, एक 18 है, 12 को a मानो, 18 को b मानो। तो आपसे पूछे तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती का मतलब b²/a, b मतलब 18, तो 18 का स्क्वायर का मतलब 18 इंटू 18 बटे का 12, यही ना कह सकते हैं। इसको काट सकते हो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 से 9 बार में 9 त्रिक 27 आपका सही जवाब। 27 जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल सही जवाब है। 27 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 27 आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। बोलो बात क्लियर, समझ गए भाई, ठीक है ना। ये दोनों फार्मूले नोट, देखिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको फैक्ट भी बता देता हूँ कि हो सकता है कहीं आगे आपको मिल जाए मध्यानुपात, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, इसका उत्तर बताओ। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताओ क्या होगा। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। हमने देखो अभी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस फार्मूले को नोट रखना कि औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, यानी कुल योग, और बटे क्या होता है, कुल संख्या होता है, कुल संख्या होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप क्या करोगे भाई। देखो सबसे पहले कितनी संख्याओं का औसत दिया है, 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 20 दिया है। 12 संख्याओं का औसत 20 दिया गया, तो कुल योग निकाल सकते हो ना, बोलो। आपको क्या सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि औसत कितना है, 20 है, तो 20 हो गया औसत। कितनी संख्याओं का, 12 संख्याओं का, योग x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 12 दूना 24, 240 आ जाएगी, यानी टोटल योग कितना है, 240 है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 48 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत 48 है, तो इनका भी योग निकाल लो। इनका योग औसत बराबर के कुल संख्या और कुल योग इनका निकालो। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 8 5 40, 4 5 चौके 20, कितना, 8 5 40 के 0 हासिल कितना आ गया भाई, 48 है ना, सॉरी 18 है, 18, तो 18 5 90, यानी 5 संख्याओं का कितना आ गया, 90 आ गया। फिर कहा गया है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। अब फिर 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 22 दिया गया। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल संख्या का नीचे ऊपर योग x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, ये आ गई x। अब देखो ये 6 संख्याओं का योग है, ये 5 संख्याओं का योग है, तो टोटल मैं आपसे पूछूं कि 11 संख्याओं का योग क्या होगा, 11 संख्याओं का योग क्या होगा। आप कहोगे 6 5 11, यानी 6 संख्याओं का योग 132 और 5 संख्याओं का योग है 90, यानी 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 2 9 1 10 2 12 और 1 1 2 222 होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर भाई। देखो 9 3 12
9 3 कितना हो गया 12, एक आ गया, एक एक दो 222 आ गया। ये आ गया आपका 11 संख्याओं का योग कितना है 222, और वहाँ 12 संख्याओं का योग, ये देखो 12 संख्याओं का योग है 240। एक संख्या बची, वही संख्या बताना है। तो अगर 12 संख्याओं का योग मेरे भाई 200 कितना है 40 है, और 11 संख्याओं का योग कितना है 222 है, तो आप इनको घटा लोगे तो एक संख्या जो बची वही पता चल जाए कि 8, 3 में से कितना बचा, 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से कितना जाएगा 2 जाएगा, एक 18, 18 आपका राइट आंसर। जिनका भी 18 आता बिल्कुल करेक्ट है, 18 क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। और आप देखो तो मैंने इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। औसत बराबर कुल योग बटे कुल पदों की संख्या, पहला दूसरा और तीसरा घटा के उत्तर, ठीक है ना। क्लियर बात, समझ गए कि नहीं समझ गए, इस चीज़ को समझ गए कि नहीं समझ गए हो, बोलो जरा, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना आएगा भाई, तो आ जाएगा 18 वर्ष। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर क्या होगा आप बताओ। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर क्या आएगा आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 वर्ष के लिए, देखो क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन को समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। टाइम आपको दिया गया है 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया 50/3%, 50/3% आपको रेट दिया गया है। अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1270 है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया गया है 1270 रुपये, कितना दिया गया 1270। तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सब कुछ यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, हमें फार्मूले वार्मूले रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लॉजिक पकड़ेंगे। 50/3, ये जो रेट लिखी है आपकी 50/3%, तो 50/3 को हम 50/300 लिख सकते हैं, प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो ये क्या आ जाएगा 5 1 5, 5 6 30, 1/6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। अब आपको पता है अगर मैं प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखूँगा तो यहाँ प्रिंसिपल 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, चूँकि समय 3 साल है तो इनका क्यूब कर लेंगे, इनका हमने क्या कर लिया क्यूब कर लिया। तो ये आ जाएगा 625, ये आ जाएगा 343, 339 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 1270, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बोलो जरा आपको कि सर 13 में से 5 जाएगा भाई। देखो सॉरी, ये 6 के 36 छक्का 216 होगा भाई, गलती हो गई थी ना, माफ़ करना, 216 होगा। तो आप देखो यहाँ पर 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, 13 में से अगर 6 जाएगा तो 7 बच जाएगा, यहाँ बच गया 7, यहाँ 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 है, 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ है 3 से 2 जाएगा तो 1। ये आपका क्या बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। और 127 यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ है 1270 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ 127 किसके बराबर होगा 1270 के बराबर। तो एक बराबर क्या होगा 1270 बटे का 127। अब आप पहले मूलधन निकालो, मूलधन कितना है 216, प्रिंसिपल यहाँ पर है 216। तो अगर मैं 216 की वैल्यू निकालूंगा तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा 127 से 10 बार में, तो ये प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2160 आ जाएगा, ये प्रिंसिपल 2160। अब आपको समान अवधि के लिए समान दर पर क्या बताना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन 2160 गुणे समय 3 वर्ष गुणे रेट 50/3 है ना, बटे क्या होता है 100। मूलधन गुणे दर गुणे मूलधन गुणे समय गुणे मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। किसे 50 से काट सकते हैं 2 बार, 3 से 3 खत्म, 2 से काट सकते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 1080 आपका सही जवाब। 1080 क्या आ जाएगा आपका सही जवाब आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1080 आएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने टोटल 16 क्वेश्चन कराए आपके। आपको पता है आपके यूपी टेट मैथ में 30 क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन मैंने करा दिए। देखो 30 क्वेश्चन आएंगे कैसे आपके, कम से कम उसमें तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल लैंग्वेज के होंगे,
मतलब सबसे छोटी संख्या निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है, ये सब आप खुद से कर पाओगे। बच्चे आपके 20 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मूंजबानी करने हैं, मतलब करने तो वैसे ही हैं लेकिन मूंजबानी हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अभी इसी पेपर में एक क्वेश्चन था कि साधारण वर्ष में कितने हफ्ते होते हैं, तो एक साधारण वर्ष में कितने हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 52 सप्ताह आ जाएगा। कुछ दिन भी एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, साधारण में कितना 1 दिन बढ़ता है और लीप ईयर्स में 2 दिन बढ़ते हैं, है ना। तो वो भी क्वेश्चन, तो टोटल आपको मैं प्रत्येक क्लास में 15 से 16 क्वेश्चन कराने की कोशिश भी करता हूँ, है ना। तो यही 15 क्वेश्चन क्लास आपका मैथ में स्कोर बना सकते हैं। बाकी जो पहले के क्वेश्चन है वो सब लोग कर लेते हैं, जो ये 15 से 16 यानी 15 क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं मैथ में। 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कुछ ही लोग कर सकते हैं जो मेहनत करते हैं, और वही मेहनत मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। डेली आपको 6 बजे मेरे भाई जुड़ना है, 6 बजे आपको डेली जुड़ना है। अगर कोई सिंगल क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट का आपसे बच जा रहा, नहीं लग रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हो, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। डेफिनेटली मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, ओके ना। तो वीडियो अगर मेरे भाई पसंद आई है तो वीडियो को करना है आपको लाइक, वीडियो को करना आपको शेयर करना, चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते जाते फिर से कहूँगा, ओनली फोकस ऑन स्टडी, केवल पढ़ाई पर फोकस करो। दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कौन क्या कह रहा है हमारे बारे में, कौन नहीं क्या कह रहा है, मतलब ये सब हमसे मतलब है ही नहीं। अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ख़राब है ये दुनिया। मैं लगभग सभी वीडियो में कहता हूँ, इतना ज़्यादा मतलब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।